नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में। सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन का मीनिंग समझ लेते हैं। रिकन्सिलिएशन मतलब क्या होता है? रिकन्सिलिएशन मीन्स समाधान या डिफरेंसेस निकालना। जो डिफरेंस हो वो डिफरेंस फाइंड आउट करना रिकन्सिलिएशन कहलाता है। बैंक रिकन्सिलिएशन मीन्स बैंक का जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ बैलेंस और आपने जो लेजर अकाउंट बनाया है उसमें लिखे हुए बैलेंस में कोई डिफरेंस है तो उसके डिफरेंस को जो निकाल के स्टेटमेंट पे नोट करेंगे वही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। देखें डेफिनेशन क्या लिखा है हमने, बहुत ही सिंपल लिखा है। अ स्टेटमेंट शोइंग द रीजन ऑफ डिफरेंसेज, अ स्टेटमेंट showing the reason of differences between balance as per bank and balance as per books। balance as per bank मतलब amount shown in the bank statement as closing balance। हिंदी में भी लिखा है बैंक स्टेटमेंट में जो अकाउंट का बैलेंस होगा आपका उसी को बैलेंस एज पर बैंक कह रहे हैं। बैलेंस एज पर बुक्स मीन्स क्या? द लेजर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय यू, जो आपने लेजर अकाउंट बनाया था। लेजर अकाउंट मीन्स द बैंक का लेजर अकाउंट, द बैंक लेजर अकाउंट वेयर एंट्रीज आर नोटेड बाय यू। आपने जो लेजर अकाउंट बनाया, आपने बैंक के ट्रांजेक्शन्स को नोट किया है, उस लेजर के हिसाब से जो बैलेंस आ रहा होगा वो बैलेंस एज पर बुक्स कहा गया है। उस लेजर का बैलेंस जिसमें आपने एंट्री किया है उसको यहाँ पे बैलेंस एज पर बुक्स कहा गया है। यानी कि बैलेंस एज पर बुक्स और बैलेंस एज पर बैंक में कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को निकालने को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाएगा। जो स्टेटमेंट आप बनाएंगे उसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाएगा। अब आपको एग्जांपल के लिए मैंने बैंक का एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे शो किया है। जो फ्रेशर्स होते हैं वो देख लें ध्यान से, क्योंकि बैंक के द्वारा बनाए हुए स्टेटमेंट और आपके द्वारा बनाए हुए स्टेटमेंट में एक डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस क्या होता है? आप देखेंगे जो आपने विड्रॉल किया है वो इधर लिखा गया है लेफ्ट साइड में पहले, और जो डिपॉजिट है वो राइट साइड में लिखा है बैंक ने। जबकि आप जो लेजर बनाते हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में होगा, और जो विड्रॉल करेंगे आप तो आपका राइट साइड में होगा। ये मैं बात कर रहा हूं जो स्टेटमेंट आपके सामने बैंक स्टेटमेंट। अब आप उसमें देखिए, फर्स्ट कॉलम तो ट्रांजैक्शन डेट का है, सेकंड कॉलम चेक नंबर का है। अब मैं जिसकी बात कर रहा था विड्रॉल और डिपॉजिट का, डेबिट और क्रेडिट का, आप उसको देखिए, और आपका लेजर अकाउंट होगा उसको देखिएगा। इसमें विड्रॉल के नीचे लिखा गया है जो पैसे आपने निकाले हैं, जो आपके अकाउंट से निकला है वो बैंक ने नोट किया है यहाँ। जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है वो लिखा है, जो बैलेंस है आपका वो यहाँ लिखा गया है। अब बैलेंस एज पर बैंक की बात करते हैं हम। 31/3/19 को आप देखें, ये स्टेटमेंट 1 मार्च 19 से 31/3/19 तक का है। 31/3/19 का आप बैलेंस देखेंगे तो 13,877.05 दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस। मतलब बैंक कहता है कि आपके अकाउंट में 13,877 रुपये 5 पैसे हैं। ठीक है, और नरेशन लास्ट में लिखा है कि किस किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। आप कभी कोई अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंस कैसे निकलता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। अब हमने एक कंपनी का बैंक स्टेटमेंट लिया और उसी कंपनी का एक लेजर अकाउंट भी ले लिया। जो कंपनी ने अपने यहाँ पे एक लेजर अकाउंट बनाया है बैंक का, तो सबसे पहले देख लेते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो आया है उसमें 1/3/20 से 31/3/20 तक का ट्रांजैक्शन नोटेड है। बैंक में यूजुअली जो आप डाउनलोड करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। लेटेस्ट आपको दिखाते हैं, जैसे आप फाइलिंग करते हैं तो नीचे सबसे नीचे 1 तारीख का पेपर होगा, उसके ऊपर 2 तारीख, उसके ऊपर 3 तारीख, उसके बाद ऊपर ऐसे ही बढ़ता हुआ। ऐसे ही बैंक का स्टेटमेंट हमने डाउनलोड किया तो उसमें ऐसे ट्रांजैक्शन लिख के आए। पासबुक में आप लिखेंगे, पासबुक प्रिंट कराएंगे तो पासबुक में आपके पेज के सबसे ऊपर 1 तारीख होगा, नीचे 2 तारीख, उसके नीचे 3 तारीख। लेकिन स्टेटमेंट जब आप डाउनलोड करते हैं
तो उसमें आपको यूजुअली ऐसे ही मिलेगा कि सबसे नीचे लिखा होगा पेज के सबसे नीचे 1 तारीख, उसके ऊपर 2 तारीख और सबसे टॉप पे आपको दिखेगा कि सबसे लेटेस्ट डेट लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो इसमें 1 मार्च 2020 को आप देखें ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। 1,50,000 रुपये डिपॉजिट हुआ, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000 रुपये आ रहा है, यानी कि 10,000 रुपये आपका पहले से होगा। उसके बाद 5 मार्च को 55 रुपये बैंक चार्जेज लगे, तो बैंक ने आपके अकाउंट से विड्रॉल शो किया है। 900 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट शो किया बैंक ने। 10 मार्च को 52,340 रुपये की EMI गई, तो आपके अकाउंट से विड्रॉल शो किया है। 10 मार्च को 12,300 रुपये आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिला, आपके अकाउंट में आया, तो बैंक ने आपको डिपॉजिट शो किया हुआ है। अब आप बैलेंस देखते रहिए, 1,60,000 रुपये से 1,20,000 रुपये के बैलेंस पे आ गए आप। 17 मार्च को 50,000 रुपये आपने सेल्फ किया, यानी निकाला अपने बैंक से चेक नंबर 134 से, तो 50,000 रुपये विड्रॉल होने के बाद 70,000 रुपये का बैलेंस रह गया। 30 मार्च को 4,500 रुपये का विड्रॉल हो गया। किसी कंपनी को आपने चेक दिया होगा, ABC कंपनी को, AB कंपनी को आपने एक चेक दिया, चेक नंबर 135 4,500 रुपये का, वो 30 मार्च को आपके अकाउंट में प्रेजेंट हो गया, तो आपके 70,000 में से वो 4,500 विड्रॉल होने के बाद 66,305 रुपये बैलेंस रह गया। 31 मार्च को आपने 10,000 रुपये चेक नंबर 137 से निकाला, तो आपका 66,305 वाला बैलेंस 56,305 रुपये रह गया। यानी कि आपके बैंक के हिसाब से आपके अकाउंट में 31 मार्च 2020 को 56,305 रुपये बैलेंस है। अब हम आपका जो अपना बनाया हुआ लेजर अकाउंट है, जो आपने अपने अकाउंटिंग में किया है, उसको देख लेते हैं। इसमें आपने अपना लेजर अकाउंट निकाला, इसमें 1 मार्च को 1,50,000 रुपये डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, जैसे वहाँ पे 10,000 रुपये बैलेंस ऐड होने के बाद 1,60,000 था, आपका दोनों का यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है जी 17 मार्च को हमने 50,000 रुपये निकाला। ठीक, फिर आपने 4,500 रुपये आपके जो 28 मार्च को आपने चेक दिया था AB कंपनी को 135 नंबर चेक से 4,500 रुपये का, वो वहाँ क्लियर हो गया था 30 तारीख को। ठीक है, तो आपके बैलेंस में से ये निकल गया, 1,10,000 में से 4,500 चला गया, 1,05,000 रह गया। फिर आपने 45,000 रुपये का एक चेक डिपॉजिट कर दिया 28 मार्च को, किसी से रिसीव किया होगा, वो आपने यहाँ पे लिखा है चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, अब आपके हिसाब से 1,05,000 का 1,50,000 रुपये बैलेंस हो गया। फिर आपने 30 मार्च को एक चेक दिया बिजली विभाग का, आपका बिजली का बिल होगा, उसके लिए आपने एक चेक दिया 22,580 रुपये का, तो आपका बैलेंस आपके हिसाब से 1,27,000 हो गया। अब 31 मार्च को आपने 10,000 रुपये निकाला है, आप कह रहे हैं कि 1,17,920 रुपये का बैलेंस आपके हिसाब से आपके बैंक में होना चाहिए। बैंक ने क्या कहा था, बैंक ने कहा था 56,305 रुपये का बैलेंस है, आप कह रहे हैं कि 1,17,920 रुपये का बैलेंस है, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। आप देख लीजिए, 1,17,000 रुपये आपके हिसाब से बैलेंस है और बैंक के हिसाब से 56,000 रुपये का बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको, ये डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं या आपने एंट्री किया हुआ है और बैंक अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि बैंक स्टेटमेंट में ऐसी कौन सी एंट्री है जो हमने नोट नहीं किया, और हमारे यहाँ ऐसी कौन सी एंट्री है जो बैंक में नहीं नोटेड है। उसी के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। जब आप वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता लगता है कि कहाँ कहाँ डिफरेंसेज हैं। अब आप बैंक स्टेटमेंट में देखिए कौन कौन सी ऐसी एंट्री है जो आपको पता नहीं है, जो आपने अपने यहाँ पे एंट्री नहीं की है। आप देखें, हमने ग्रीन इसमें किया हुआ है कि बैंक में 10 मार्च 2020 को 12,300 का इनकम टैक्स रिफंड आया था। ये आपको मालूम नहीं था कि आपके अकाउंट में 12,300 का बैलेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया है आपको, तो आपने वो एंट्री नहीं किया, इसलिए वो यहाँ पे डिपॉजिट बैंक ने शो कर दिया, आपके यहाँ पे नोटेड नहीं है। 10 मार्च को ही आपकी एक कोई EMI जाती है, वो EMI आपके अकाउंट से विड्रॉल हो गई। ऑटो डेबिट सिस्टम होता है आजकल, अकाउंट में से बैंक ऑटोमेटिकली आपसे साइन करा के रखते हैं पेपर, वो राइट ले लेते हैं
तो आपके अकाउंट में जिस डेट पे आपको आपकी EMI जानी है उस डेट पे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो 52,340 रुपये का एक EMI डिडक्ट हो गया, वो बैंक ने नोट कर लिया, वो आपको नहीं पता था, आपने अपने बुक्स में एंट्री नहीं की है। 9 मार्च को 900 रुपये का इंटरेस्ट मिला, वो भी आपको पता नहीं था, वो बैंक ने आपके नोट किया हुआ है। 5 मार्च को 55 रुपये का बैंक चार्ज लगा है, किसी भी तरह का चार्ज हो सकता है, कोई NEFT आप करते हैं, आपने चेकबुक लिया है, आपका एनुअल चार्जेज है, कोई भी कई तरह के चार्जेज होते हैं जो बैंक चार्ज करता है, उनमें से कोई चार्ज बैंक ने आपका किया है 5 मार्च को, तो ये भी आपको पता नहीं था। ये 4 एंट्रियां ऐसी हैं बैंक स्टेटमेंट में जो आपने नोट ही नहीं किया अपने बुक्स में, यानी इसका डिफरेंस तो आएगा। अब आपके बुक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या आपने नोट किया है जो बैंक में नहीं आया। आपने सभी एंट्री मैच किया तो आपको पता चला कि यहाँ पे 28 मार्च 2020 को आपने एक चेक डिपॉजिट किया था 45,000 रुपये का, जो आपके बैंक में आ नहीं रहा है, यानी कि ये क्लियर नहीं हुआ। फिर 30 मार्च को आपने एक चेक इशू किया 22,580 रुपये का, वो भी आपके अकाउंट में 31/3 को क्लियर नहीं हुआ है। हम बैलेंस किस डेट को मिला रहे हैं? 31/3 का, 31/3/2020 का बैलेंस एज पर बैंक्स और एज पर बुक्स देख रहे हैं, तो ये डिफरेंसेज आ रहे हैं कि आपके बैंक में और आपके बुक्स में ये एंट्रियां हैं जो कि मेंशन ही नहीं हुई है। अब बनाते हैं हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है? आपने अपना बैलेंस लिख लिया, पहले क्या लिखते हैं? अब देखते हैं फॉर्मेट पे हम काम करते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे हम कैसे कैसे एंट्रियों को एडजस्ट करेंगे, क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है। सबसे पहले जैसे हमने कहा बैलेंस एज पर बुक्स लिख लेते हैं। बैलेंस एज पर बुक्स हमने लिख लिया। बैलेंस एज पर बुक्स कितना है? 1,17,920। ठीक है, अब सबसे पहले उठा लेते हैं कि हमारे लेजर में, जो हमने लेजर अकाउंट बनाया है, उसमें ऐसी कौन कौन सी एंट्रीज हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में आई नहीं है, उनका इफेक्ट आएगा आपके बैंक रिकन्सिलिएशन में। ठीक है, हमने लेजर अकाउंट उठाया तो हमने देखा, देखिए इनको मार्क करना पड़ता है कि कौन सी एंट्री बैंक स्टेटमेंट में ऐसी है जो हमारे यहाँ पे नहीं आ रही है, और कौन सी एंट्री हमारे लेजर में है जो बैंक में नहीं आया, उनको मार्क करना पड़ता है, तभी तो आप उसको मेंशन कर पाएंगे बैंक अपने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो हमने मार्क किया हुआ है, हमने देखा हमारे लेजर में 2 एंट्रियां हैं जिनको हमने ग्रीन किया हुआ है, वो एंट्री बैंक स्टेटमेंट में कहीं नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि 28 मार्च को हमने चेक जमा किया 45,000 रुपये का, वो क्लियर नहीं हुआ, किसी भी रीजन से क्लियर नहीं हुआ, चाहे पार्टी के अकाउंट में बैलेंस ना हो जिसने चेक दिया था इसलिए चेक वापस हो गया होगा, या 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद क्लियर होगा, क्लियरिंग में होगा, किसी भी रीजन से अभी जिस दिन हम मैच कर रहे हैं उस दिन ये क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे बैंक में पैसे आ गए 45,000 रुपये, लेकिन आया नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको आपको अपने बैलेंस में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने बैलेंस में जोड़ा था, ऐड किया था, तो उसको यहाँ पे स्टेटमेंट में घटाएंगे। सिमिलरली जो एक आपका एक एंट्री है कि आपने चेक इशू किया 30 तारीख को 22,580 रुपये का, वो भी क्लियर नहीं हुआ बैंक में, वो भी हम मान के चल रहे हैं कि जी हमने चेक इशू कर दिया तो हमारे में से बैलेंस घट गया, लेकिन वो घटा नहीं है। तो जिस दिन बैंक का स्टेटमेंट आप मैच कर रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिला रहे हैं, उस समय आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे? आपने अपने बैलेंस में से घटाया था तो आपको अपने बैलेंस में इसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो वहाँ एंट्री पहले किया हुआ है उसका रिवर्स हो जाएगा। आपने ऐड किया हुआ है तो घटाएंगे, आपने लेस किया हुआ है तो यहाँ ऐड करेंगे। आप अपने लेजर अकाउंट से 2 एंट्री थी जिसको आपने चेक जमा किया था वो क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि आपके यहाँ बैलेंस नहीं आया हुआ है, तो वो घटाना पड़ेगा। जो आपके अकाउंट से चेक इशूड है और बैलेंस कटा नहीं है बैंक में से, तो वो हमने अपने बैलेंस में ऐड करना है। अब क्या करना है? हमारे लेजर की 2 एंट्रियां थी, वो दोनों एंट्रियां हमने ले ली यहाँ पे। अब बैंक स्टेटमेंट में देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्री हैं जो कि हमारे यहाँ पे मैच नहीं हो पा रही हैं। हमने कहीं बुक्स में एंट्री नहीं की है, वो अलग ही एंट्री दिख रही हैं जो कहीं नहीं आई हमारे बुक्स में। तो 4 एंट्रियां दिख रही हैं इसमें। उन 4 एंट्रियों में एक काम करते हैं, जो डिपॉजिट करनी है, जो हमने ऐड करनी है, सबसे पहले उनको लिख लेते हैं, उसके बाद जो लेस करनी है उनको लिख लेंगे। सिंपली, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो ऐड करनी है वो एंट्री उठाते हैं। ऐड कौन सी आएंगी, जो डिपॉजिट साइड में है, जो डिपॉजिट हुई है बैंक में, हमें मालूम नहीं था, तो हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस में उसको जोड़ेंगे ना। किसी ने हमें पैसा दे दिया और हमें मालूम ही नहीं है, हम कह रहे हैं जी हमारे पास 10,000 रुपये का बैलेंस है, हमारे अकाउंट में किसी ने 5,000 और जमा कर दिया, तो हमारे यहाँ 15,000 रुपये का बैलेंस आएगा ना। जब 5,000 रुपये लिखेंगे तो आपका 10,000 रुपये वाला बैलेंस 15,000 रुपये बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें मालूम नहीं है, 12,300 रुपये का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिफंड हमें रिसीव हो गया, तो हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने वाली कौन सी एंट्री है, 900 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, वो भी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट माना गया। ठीक है, हमें मिला है, हमें मालूम नहीं था इसलिए हमने एंट्री नहीं की थी, तो वो 900 रुपये भी आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पे हमने क्या मेंशन करना है जी, 2 एंट्री तो हमने कर लिया मेंशन यहाँ पे, जो स्टेटमेंट में था और हमारे यहाँ पे नहीं थी। अब दूसरे साइड में देखते हैं कितनी एंट्रियां हैं, दूसरे साइड में भी 2 एंट्री दिख रही हैं, यानी कि विड्रॉल साइड में जो हमें अपने खाते में से घटाना चाहिए, वो पैसे हमारे खाते में से चले गए हैं, वो हमने देना ही था इसलिए वो चला गया। एक एंट्री क्या थी, ईएमआई की, हमें मालूम नहीं था कि ईएमआई जा चुकी है, या मालूम था या बाई मिस्टेक आपने एंट्री नहीं की है बुक्स में से। आप कह रहे हैं जी मेरे पास 1,17,000 का बैलेंस है, लेकिन 52,000 रुपये की उसमें से किस्त चली गई है। ये गलतियां हो जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग का काम करने वालों को ये ध्यान रखना होता है। आप सोच रहे हैं 1,17,000 रुपये का बैलेंस है आपके पास और 52,000 रुपये का एक ईएमआई जा चुका है, आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, 52,000 रुपये आप मान के चल रहे हैं कि आपके अकाउंट में है, और आपने मान लीजिए 1,00,000 रुपये का चेक इशू कर दिया किसी को, तो आपका चेक तो वो बाउंस हो जाएगा ना। इसलिए बैंक रिकन्सिलेशन ज़रूरी है, बैंक रिकन्सिलेशन करते रहिए अपना, और इसको सीख लीजिए। अब आप देखें यहाँ पे क्या हुआ, ईएमआई हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बैलेंस में से उसको घटाना पड़ेगा। सिमिलरली बैंक ने कोई बैंक चार्ज लिया है, हमें मालूम नहीं था कि वो बैंक चार्ज भी आएगा, और वो बैंक चार्ज हमारे अकाउंट में से डिडक्ट हो चुका है, तो वो भी आपको अपने बैलेंस में से घटाना पड़ेगा। हमने सबके सामने प्लस माइनस किसको ऐड करना है उसके सामने प्लस, जिसको माइनस करना है उसके सामने माइनस किया हुआ है, दिखाया हुआ है। ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको समझाने के लिए लिखा है ऐसे। ठीक है, अब आप इन सबको प्लस माइनस करेंगे, 1,17,000 में से माइनस करिए 45,000, प्लस करिए 22,000, प्लस करिए 12,000, प्लस करिए 900, माइनस करिए 52,000, माइनस करिए 55 रुपये, तो टोटल अमाउंट सबको जोड़ने घटाने के बाद बैलेंस आपका 56,305 रुपये आता है, जो आपके बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस शो कर रहा है 56,305, उसी से ये अमाउंट मैच हो रहा है, यानी कि यही डिफरेंसेस थे। ठीक है, इतना सही स्टेटमेंट होता है, इसमें और कंफ्यूज होने की कोई कहीं ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बना सकते हैं। इनको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है। उसमें क्या करेंगे, जितने भी लेस करने वाली एंट्रियां हैं पहले उनको एक साइड कर लीजिए, और जो ऐड करने वाली एंट्रियां हैं उनको एक साइड कर लीजिए। जैसे आप देखिए, हमने एक स्टेटमेंट बना दिया, वही सेम बैलेंस एज पर बुक्स 1,17,000, और जो जो लेस करनी थी हमने पहले लिख लिया उनको। क्या क्या लेस करनी थी, 45,000 जो माइनस में हमने लिखा था, 52,000 जो हमने माइनस करना था, 55 रुपये जो माइनस करना था, उनको एक साथ लिख लिया, उनका टोटल राइट साइड में लिख दिया, जो 1,17,000 में से घट जाएंगी। और उसके बाद जितनी एंट्रियां ऐड होनी थी 22,000 की, 12,000 की और 900 की, वो हमने ऐड कर लिया, एक साथ लिख लिया उनको, और इनका टोटल भी लिख लिया। अब इनका फिर से इफेक्ट निकाल लेते हैं, 1,17,000 माइनस 97,000 और प्लस 35,000, तो टोटल अमाउंट आपका वही 56,305 रुपये है। यही आपका बैंक रिकन्सिलेशन प्रोसेस है, ऐसे ही आपका बैंक रिकन्सिलेशन होता है, और कहीं कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कभी भी तो आप कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे होगा ये, कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप बेहिचक
क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अगली वीडियो में अकाउंट्स के किसी और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से अकाउंट्स की सभी चीज़ें समझा रहा हूँ। आप सभी वीडियो को देखेंगे तो अकाउंटिंग का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मैं समझाता हूँ आपको बहुत सिंपल तरीके से। आप अकाउंटिंग के लास्ट पॉइंट तक कैसे अकाउंटिंग होती है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या नीड पड़ेगी, वो सभी वीडियोस आपको डे बाई डे मैं बनाता हुआ चल रहा हूँ। और आप वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी वीडियो को देख सकेंगे। आपके पास बेल आइकन आप ऑन कर लेंगे तो आपको सभी मैसेज मिलता रहेगा कि ये वीडियो नई आई है, आप उसको देख सकेंगे। और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।